हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम करने जा रहे हैं विक्टोरियन जाइंट्स में से हमारे चार्ल्स डिकेंस को। चार्ल्स डिकेंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगी और उसके बाद मैं थॉमस हार्डी आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। जस्ट वीडियो लेंथ बड़ी हो जाती है, इसलिए फ़र्स्ट हम चार्ल्स डिकेंस को कर रहे हैं। चार्ल्स डिकेंस है जो जिन्हें की वॉइस ऑफ द सिटी एंड द चैम्पियन ऑफ द पुअर, इन्होंने पुअर के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में बहुत ज़्यादा अपने वर्क में दिखाया है। हम आगे जाके देखेंगे कि हमारे फर्स्ट राइटर है जिन्होंने एक चाइल्ड को एज अ प्रोटैगनिस्ट दिखा दिया है और कैसे वो बड़े होते जाते हैं, कैसे क्राइम में फंसे जाता है। बहुत मिडिल क्लास, पुअर वर्किंग कंडीशन, पुअर गवर्नमेंट लॉज के बारे में उन्होंने अपने वर्क्स में डिस्क्राइब किया है, दिखाया है, जिक्र किया हमारे लिए। तो कैसे कैसे हो रहा है आगे इस स्टडीज़ में, हम इनके वर्क्स में उन चीज़ को डिटेल्स में देखते जाएंगे। तो उनकी जो अर्ली लाइफ थी, इनका जन्म हुआ था 1812 में और इनकी डेथ हुई थी 1870 में। जब वो 12 साल के थे तो उन्हें स्कूल से बाहर निकाल लिया गया था और वेरेंस ब्लैकिंग फैक्ट्री में उनकी पेस्टिंग लेबल्स जो शू पॉलिश में होता है, और वो ना बहुत रैट इन्फेक्टेड मतलब फैक्ट्री थी जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता था। और बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनके फादर ना डेप्ट में थे उनके फादर को कुछ मनी चीज़ों इशू के लिए ही हुआ था करके, एंड ही वॉज सेंट, उसके फादर को मार्शल या डेप्टर्स प्रिजन में डाल दिया गया था। तो इनको 10 आवर्स अ डे अपने आप को काम करना पड़ता था सपोर्ट करने के लिए, और ये बहुत शेमफुल फील करते थे अपनी गरीबी के कारण, चाइल्ड लेबर, और ये सब इन पे इतना ज़्यादा असर डाला कि ये इनके हर एक राइटिंग में एक कहीं ना कहीं उनके हर राइटिंग में ये चीज़ रिफ्लेक्ट होती हैं करके। ही नेवर forgot the despair of the factory, translating it into a lifelong quest for social reform. From rising star from boss to fame. इनकी जो बॉस जो नाम है ये याद रखेगा, ये इनका पेन नेम था जब वो लिखते थे पहले। तो ये ना कुछ ह्यूमरस स्केचेस लिखते हैं लंदन में स्यूडोनेम के साथ, बॉस के साथ, जिनका और ये उसका नाम भी है स्केचेस बाय बॉस इन 1836. He became a superstar with Pickwick Papers, which made him an overnight superstar at the age of around 24, I think. Then later on, he married Catherine Hogarth in 1836 and had 10 children. तो ओलिवर ट्विस्ट, निकोलस निकलबाय एंड डेविड कॉपरफील्ड उन्होंने स्टार्टिंग में लिखा था, और लेटर ईयर्स में जाके ब्लीक हाउस एंड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस लिखा था इन्होंने अराउंड 58 to 70 के टाइम पे। वो ना मतलब यहाँ पे institutional critique, satirizing the legal systems, workhouses and cruelty of the Victorian bureaucracy. His childhood innocence, जो दूसरे उनकी थीम है करके, रिप्रेजेंटिंग चिल्ड्रन एज वर्नरेबल विक्टिम्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड नेग्लेक्ट। कैसे चिल्ड्रन को ढकेला जाता था फैक्ट्रीज़ में जहाँ पे पुअर वर्किंग कंडीशंस होते थे, चाइल्ड लेबर प्रिवलेंट थी, और कितने हार्श इन्वायरमेंट्स में वो काम करते, जो उनके साथ बीती थी वो उनके हर एक वर्क में आपको देखने को मिलता है करके। और कुछ नॉवल जैसे कि डेविड कॉपरफील्ड में बोला जाता है कि उनके कुछ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी पाए जाते हैं। तो अर्बन लंदन को दिखाया है जो कि मतलब बहुत फॉगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद में बहुत फॉगी, बहुत गंदा, बहुत ओवर क्राउडेड था, बिकॉज एवरीबडी वॉज मूविंग टू द सिटी टू गेट एम्प्लॉयमेंट। और जैसे कि बहुत सारे पोएम्स हम देखते नहीं है कि लिखा रहता है कि हमारे मतलब गांव अब खाली होते जा रहे हैं, तो वही बात है यहाँ पे भी। स्केचेस बाय बॉस में क्या होता है, बहुत सारे ना मतलब उसमें जिन शॉप्स, पॉन शॉप्स, थीम एट नाइट, न्यू गेट प्रिजन के बारे में लिखा है करके, और कुछ कुछ स्टोरीज ऐसे द बोर्डिंग हाउस जहाँ पे मिसेस टिब्स रहती है जो एक बोर्डिंग हाउस चलाती है टेनेंट्स के साथ, मिस्टर कार्ल्टन, सेप्टिमस एक्सेट्रा। मिस्टेकन एंड मिलर है जो कि मतलब अपनी पूरी लाइफ की ना सारी सेविंग्स लगाते हैं अपने गाने का मतलब एक शो क्रिएट करने के लिए, और जब वो जाती है सब कुछ अपने लाइफ टाइम सेविंग्स लगाने के लिए, वो फेल हो जाता है, वो भी फेल हो जाती है, और उनके लोग हंसते हैं, उनके पैसे भी चले जाते हैं। तो ये कुछ कुछ स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज उन्होंने लिखी थी डिकेंस बाय बॉस में, स्केचेस बाय बॉस में, जो कि 1836 में हुई थी। उन्हें मास्टर ऑफ सीरियल सक्सेस बोलते हैं, लिटरली कमर्शियलाइजेशन। डिकेंस जस्ट डिडंट राइट स्टोरीज, ही बिल्ट एन ऑडियंस बाय रिलीजिंग चैप्टर एवरी मंथ। जैसे हमारे सीरियल्स आते हैं टीवी में या वेब सीरीज़ होती है, वैसे वो मंथली या वीकली एडिशंस, वीकली पब्लिश करते थे स्टोरीज़ को, सो दैट आगे जाके मतलब वो एक सस्पेंस क्रिएट हो, और इसके कारण उनको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिलती गई।
ओलिवर ट्विस्ट यहाँ पे ये होता है, ओलिवर एक ऑर्फन रहता है जो कि वर्क हाउस में रहता है, और वो ना लंदन से वहाँ से भागने की कोशिश करता है करके लंदन जाता है, और उसके बाद वो वहाँ पे थीव्स के गैंग में पड़ जाता है। जैक बोल के उसका एक दोस्त रहता है जो कि डॉजर बोलते हैं, पिक पॉकेटर रहता है, वो फैगिन के पास उसे ले जाता है, एंड देन हाउ द स्टोरी रिवॉल्व्स। तो इसमें जो थीम है यहाँ पे ऑथर ने हमारे यूज़ किया है न्यू पुअर लॉ को ऑफ 1834। इसके बारे में आप कुछ थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि क्या है बेसिकली, ताकि आप इनमें स्टोरी अगर आपको याद ना भी रहे तो आप बना के इसके बारे में थीम्स और वो सब चीज़ें लिख सकते हैं। डिकेंस फोर्स द विक्टोरियन पब्लिक टू फेस द रियलिटी ऑफ द वर्क हाउस सिस्टम। ये ना उस टाइम की इनकी जो वर्क्स है ना, वो उस टाइम की वर्किंग कंडीशंस को भी दिखाते हैं और लाइफ में भी दिखाते हैं। यहाँ पे आगे जाकर और बहुत होता है। लास्ट में पता चलता है कि ओलिवर जो था वो एक बहुत वेल्दी रिच मैन का इलेजिटिमेट सन था, और उसका जो अपना स्टेप ब्रदर है वही ये सब चाहता था कि उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि उसके फादर और उसकी मदर के लिए कुछ वेल्थ छोड़ के गए थे उसके जो फादर थे, और कोई नहीं चाहता था कि उससे मिले। लेटर ऑन लेकिन उसको मिल जाता है, दिलवाते हैं हमारे मिस्टर ब्राउन्स लॉ। तो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। डेविड कॉपरफील्ड, इससे बोला जाता है कि उनके ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। इसकी जो मदर रहती है वो बचपन में मदर और एक और मेड रहती है उनकी, पी से नाम रहता है आई गेस, तो वो उनको मतलब ध्यान रखते हैं। उसकी मदर के पास एक उनका लवर आता है, तो वो ना पसंद नहीं करता उस लवर को, बट लेटर ऑन वो उसकी मेड जो रहती है उनको कहीं बाहर जाती है, लास्ट में आके देखता है कि हिज मदर हैज़ मैरिड दैट मैन। एंड उसकी सिस्टर आती है, वो लोग उसकी मदर का डेथ होने के बाद वो स्कूल तो जाता है, लेकिन उसकी मदर का डेथ होने के बाद स्कूल छोड़ा के उसे एक वर्क हाउस में डाल दिया जाता है। एंड देन हाउ हिज लाइफ चेंजेस ओवर देयर। फिर उसे उसकी जो एक आंट है जिसने उसकी मदर को और उसको डिस्कार्ड कर दिया था बिकॉज लड़की पैदा नहीं हुई थी उसकी मदर को, तो फिर वो अपनी आंट के पास जाता है। उसकी आंट उसके स्टेप फादर से झगड़ा करके उसको अपने पास रखती है इस बार, एंड वो किसी और के पास उसे रख के एक इनमें उसको मतलब स्कूल भेजती है पढ़ने के लिए। एंड देन हाउ ही गेट्स एन एजुकेशन एंड देन ही चेंजेस टू अ गुड मैन करके। आगे जाके इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं हमारे, आई गेस 64 प्लस या 64 के आसपास कैरेक्टर्स है एग्जैक्टली। तो आप याद रखिएगा और इसे इन डेप्थ एक बार पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे मुझे एक वीडियो स्पेसिफिक डेडिकेट करके ही डेविड कॉपरफील्ड को समझाना पड़ेगा, इसलिए मैंने शॉर्ट में बोला और एक बार खुद पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ना एक मिस्टर मिकॉबर है जिसे उसके फादर मतलब वो बोला चाहता है कि उनके फादर के कुछ झलक इसमें उनके कैरेक्टर में से वो शो करते हैं करके कि वो कितने अच्छे इंसान थे। ब्लीक हाउस है ये इनकी और एक वर्क है जो 1852 में उन्होंने लिखा था, लेटर एज में मतलब ये लिखते हैं। तो कोर्ट ऑफ चांसरी है, लॉ सूट है यहाँ पे विच सर्व्स एज अ मेटाफॉर फॉर फॉग एंड करप्शन ऑफ द इंग्लिश लीगल सिस्टम दैट ईट्स पीपल अप। द टेल ऑफ टू सिटीज़, यहाँ पे एक ये स्टोरी है कि दो एक जैसे ही दिखने वाले इंसान रहते हैं, कार्टन, और एक उनका नाम रहता है, एक सेकेंड जस्ट अ मिनट, एंड डार्ने नाम रहता है। तो कार्टर और डार्ने हम शक्ल होने के कारण कुछ वो हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। स्टार्टिंग हमारा प्ले का ऐसे होता है कि लॉरी जो है वो बोलता है कि लूसी को आके कि तुम्हारे फादर मतलब मिल गए हैं करके, बैस्टल के जो उसमें प्रिजन थे वो मिल गए, हमें उनको लेने के लिए पेरिस जाना। वहाँ वो जाते हैं, उसे फादर को छुड़ा के लाते हैं। उसके फादर का मेंटल हेल्थ उतना अच्छा नहीं है बिकॉज 18 ईयर्स प्रिजन में रहकर टॉर्चर होने के बाद उसे इतना ज़्यादा याद है कि अब उसे सिर्फ जूता ही बनाना रहता है, वो जूते ही बना रहते थे। बट उसके अंकल जो लॉरी है वो बोलते हैं लूसी को कि तुम्हारे फादर ठीक हो जाएंगे करके अगर तुम केयर वेयर करो। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसमें होता है डार्ने और कार्टन को लोग मतलब सेफ सिविलर्स होने के कारण उनको ट्रेजर होता है, बट केस ख़त्म हो जाता है। लास्ट में पता चलता है कि डार्ने जो थे उसके अंकल जो थे मार्क्विस मतलब लाइक एवरमॉन्ट फैमिली से थे। तो वो लोग क्या करते हैं ना कि एक चाइल्ड को मार देते हैं, हत्या कर देते हैं। उसके लेटर ऑन उसी रात को उसके अंकल की भी मतलब मौत हो जाती है, गाड़ी से चाप के मार देते हैं। और उसके फादर ही जो है ना बच्चे के, वो आके उसको रात को मार देते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, फिर वो लोग वापस आ जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। तो यहाँ मैडम डिफार्ज बोल के एक लेडी रहती हैं, डिफार्ज, मिसेस डिफार्ज। तो वो चाहती है कि मतलब इसको बदला लिया जाए एवरमॉन्ट फैमिली से। अब उसके अंकल और उन्होंने जो क्राइम्स किए थे मतलब लोअर कास्ट के खिलाफ, लोअर क्लास के खिलाफ, तो वो तो रहे नहीं, बट उनके बेटे को सज़ा मिलनी चाहिए। अब यहाँ पे क्या होता है, जब डार्ने फिर अपने मतलब शादी के बाद जाता है वापस से, हनीमून मनाने के बाद अपनी वाइफ के साथ वो जब वापस पेरिस जाता है, उसे वहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। 1 साल 3 महीने के लिए प्रिजन में रखा जाता है। अब क्राइम ये था कि इसके फादर जो एवरमॉन्ट फैमिली से थे और जो
अंकल थे, उन्होंने से एक जन में से उन्होंने एक लेडी को रेप किया था एंड एक दूसरे वाले भाई ने उसे बहुत बुरी मौत दे दी थी। अब ये जो डॉक्टर, ये लूसी मैनेट के जो फादर थे वो क्यों जेल में थे? लूसी मैनेट के फादर जेल में इसलिए थे क्योंकि बिकॉज वो डॉक्टर थे, और डॉक्टर होने के कारण वो एक स्टेटमेंट देते हैं जिसके कारण इन दोनों भाइयों की सज़ा हो पाती। तो इन लोग ने क्या किया, इसको फंसा के इसी को डॉक्टर को ही जेल में डाल दिया बिकॉज वो झूठ नहीं बोलते करके, और उनके लिए ख़तरा हो सकते थे। इसीलिए 18 साल तक उसके फादर ने, लूसी के फादर ने सफ़र किया और ये सब कंडीशन हुआ उनका। एंड फॉर दिस रीज़न लास्ट में क्या होता है कि मिस्टर मैनेट तो ये सब चीज़ें समझ जाते हैं करके, बट कार्टन को सज़ा हो जाती है। और डिफार्ट जो लेडी है ना, वो क्या प्लान कर रही होती है, ये चीज़ कार्टन सुन लेता है करके, कि मतलब वो कोशिश कर रही हैं कि जो लूसी है और उसकी जो बेटी है उन दोनों को भी वो मरवा दे करके। तो ये चीज़ें कार्टन सुनने के बाद क्या करता है, वो डांटने के साथ जेल में जाता है, उसका कपड़े चेंज करता है क्योंकि 24 घंटे के अंदर उसे मौत की सज़ा हो गई थी। तो वो क्या करता है कि उसके साथ कपड़े एक्सचेंज करता है, अपने एक दोस्त को बोलता है कि मेरे मतलब इस दोस्त को बाहर ड्रग करके उसको बोलता है बाहर ले जाना, नहीं तो ये जीते जी तो करने नहीं देगा। और लूसी की जो डॉटर होती है उन लोग सबको वो बाहर भेज देता है कंट्री से। तो मिस्टर मैनेट जो हमारे डॉक्टर हैं और डार्ने, ये लोग सब बाहर वापस पेरिस से भाग जाते हैं। और हमारे जो प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे जो मेन हीरो बोलते हैं हमारे, वो गुलेंटाइन के अंदर में जो मतलब कसाई खाने में, आप एक मिनट मैं दिखाती हूँ, ऐसे करके ना वो रहता था, यहाँ पे एक ब्लेड बनी रहती थी करके गिलेटाइन में, यहाँ पे ना वो मतलब यहाँ सर रखते थे इंसान और ये ब्लेड गिरता था ऐसे करके और उसे गला कट जाता था। तो उसमें सज़ा मिलती है गला कट के मारने का। तो सिडनी कार्टन जो हमारे हैं वो मर जाते हैं करके। तो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स। और ये बहुत सैड स्टोरी थी। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, ये इनकी लेटर वर्क है एंड बहुत डिटेल वर्क है। फिलिप बोल के नाम था हमारे कैरेक्टर का, जिसे हम पिप भी बोलते हैं करके। तो उसकी ना मतलब मदर एंड फादर नहीं थे, ही वॉज एन ऑर्फन। तो उसके जो सिस्टर के हस्बैंड थे वो उनको बहुत प्यार से पाल पोस के बड़ा करते हैं। और वो बड़े होने के बाद उसे एक वीडियो, उसकी दोस्त रहती है, वो उसे पढ़ाती है, उसे हेल्प करती है करके। और वो एक दिन क्या होता है, उसके जो अंकल रहते हैं वो उसे एक दिन लेके जा रहे होते हैं एक लेडी के पास, उसके घर पे मिलाने के लिए। एस्टेला उसकी दोस्त बनती है वहाँ पे, मिस हैवशैम। ये जो मिस हैवशैम है, मिस हैवशैम जो है इनकी डॉटर के साथ लास्ट में क्या होता है, ये पढ़ रहे होते हैं करके, इन्हें सब सही लगता है। और फिर ये बाद में लंदन पढ़ने के लिए चला जाता है बिकॉज एस्टेला को पास जाने के बाद इसे लगता है कि इसकी जो मदर मिस हैवशैम है वो बहुत ज़्यादा प्रेज़ करती रहती है अपनी डॉटर को। और इससे ना बहुत वो लगता है, एक दिन अपने बहनोई को लेके जाता है जो को वहाँ पे, एंड देन इंसल्ट हो जाता है कि ठीक है, एंड देन ही फील्स लाइक कि नहीं मुझे कुछ करना है। वो बीडी को बोलता है, उसकी फ्रेंड को, उसे पढ़ाने के लिए उसे पढ़ाते हैं। एंड फिर वो एक टाइम पर लंदन के बाद चला जाता है। स्टोरी और भी बहुत डिटेल में है, ज़्यादा डिटेल में कराने के लिए मुझे टाइम लगेगा, मैं इन शॉर्ट ही आपको बता रही हूँ। और वो लंदन जाने के बाद उसे ये नहीं समझ आता कि कौन उसके स्टडीज़ को फाइनेंस कर रहा है। तो फाइनेंसिंग के बारे में उसे आइडिया नहीं होता है, बट स्टिल ही थिंक्स कि मिस हैवशैम ही है जो उसे फाइनेंस कर रही है, जो कि नहीं होता है सच। एंड एक कल्प्रिट रहता है जो जिसका टाइम बहुत यंग टाइम पे जब वो अपने पेरेंट्स के कब्र के पास ढूंढने जाता था, तो एक दो स्ट्रेंजर थे, तो उसको इसने खाना खिलाया था एक भूखे इंसान को। तो वो इंसान मतलब जाकर खेत में काम करता ताकि ये कुछ अच्छा बन जाए, और ये इसके मनी के लिए फाइनेंस कर रहा होता है, तो जिसका नाम रहता है मैगविच। तो मैगविच ही मतलब इसे लंदन में बढ़ाने के लिए सब कुछ करता है। और मिस हैवशैम जो है वो अपनी डॉटर को, एस्टेला को ऐसी बनाती है, रोबोट की तरह बना देती है, और इसकी दोनों की शादी नहीं होती है। और बैक गांव में जो की जो वाइफ है उनकी दीदी मर जाती है, वो आता है उनके फ्यूनरल पे। बाद में ये पता चलता है कि बिडी और जो की शादी हो जाती है, जो कि बहुत एक इंटरेस्टिंग प्लॉट ट्विस्ट बोल सकते हैं हम यहाँ पे। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये शादी करेगा हमारा प्रोटैगनिस्ट, पिप करेगा, बट नहीं, जो और बिडी की शादी हो जाती है। लास्ट में एस्टेला की भी शादी हो जाती है, जिससे उसे बहुत दुख लगता है करके। मिस हैवशैम है वो उससे माफ़ी भी मांगती है लेटर ऑन, शादी करवाने के बाद एस्टेला की, बट वो क्या करता है, अपने वर्क पे ही फोकस करता है। एंड लेटर ऑन वो अपने गांव पे वापस जब आता है करके, तो वो दिखता है कि बिडी और जो की भी शादी हो गई है। और फिर उसके बाद जब जो मैगविच है उनकी डॉटर ही रहती है एस्टेला। ये मैगविच जब वहाँ पे फंस जाते हैं क्राइम के लिए, क्योंकि वो देश छोड़ के उसको निकालना चाहते थे ये लोग, बट
क्योंकि वो लंदन में आके इलीगली पैसा कमाकर हमारे प्रोटैगनिस्ट पिप के लिए पैसे जमा कर रहे थे, उसे निकालना चाहते हैं। बट बाद में मिस हैवशैम से उन्हें पता चलता है कि एस्टेला ही उनकी बेटी रहती है, जिसे मिस हैवशैम पाल रही होती है करके, बिकॉज उनकी शादी में इनके जो भाई थे, एक स्टेप ब्रदर, उन्होंने मतलब उनके साथ धोखा करवाया था सो दैट वो मेंटली ब्रेक डाउन हो जाए। एंड फिर उन्होंने एस्टेला को अडॉप्ट करके उनको ही पालती पोसती वो। तो लास्ट में ये ओवरऑल एंड होता है ये स्टोरी में कि एस्टेला जब वापस आती है तो उसका हस्बैंड मर चुका होता है, और पिप से वो पूछती है, जब पिप मिलने के लिए जाता है उससे, तो पिप से वो पूछती है तो मैं से प्यार करते हो, एंड देन दोनों की शादी हो जाती है। तो दैट्स हाउ द स्टोरी चेंजेस एंड that's how the story ends। एंड एस्टेला में भी चेंज आ जाता है आफ्टर फेसिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो भी मतलब थोड़ी ह्यूमन इमोशंस को समझने लगती है। तो दैट्स हाउ द स्टोरी एंड्स करके। No one is useless in this world who lightens the burdens of another, चार्ल्स डिकेंस बोलते हैं हमारे our mutual friend में। तो that's all for today for the Charles Dickens part. I hope कि it will help you in your revision. These are basically not a detailed lecture, but revision since exams are like 1 or 2 days apart now. तो that's all for today and मिलते हैं next video में with Thomas Hardy. Thank you.